नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के शिक्षा जगत में एक मील के पत्थर की बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसे हम सब आरटीई एक्ट के नाम से जानते हैं। जी। ये कानून क्यों इतना अहम है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो सिविल सेवा या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये अधिनियम भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है उसको हकीकत बनाने का एक तरह से कानूनी प्रयास है। अच्छा। अनुच्छेद 21A जो 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था, वो 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। तो परीक्षाओं में अक्सर इसके प्रावधान, इसका असर और हाँ, इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उन पर सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी बारीक समझ बहुत जरूरी है। सही बात है। हमारे पास इस पर कई स्रोत भी हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, KPMG और CII जैसे संगठनों के विश्लेषण हैं, कानूनी दस्तावेज भी हैं और जमीनी हकीकत दर्शाते कुछ लेख भी। जी हाँ। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस महत्वपूर्ण कानून की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इसकी परतें खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। शुरुआत इसके संवैधानिक और कानूनी आधार से ही करते हैं। जैसा मैंने भी कहा, अनुच्छेद 21A ने तो नींव रख दी। जी। अब इसे लागू करने के लिए आरटीई एक्ट 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित हुआ और फिर 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अच्छा, 2010 से? हाँ, और इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 135 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया है। कानून का मुख्य लक्ष्य तो खैर स्पष्ट ही है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। लेकिन क्या इसके उद्देश्य इससे भी आगे जाते हैं? मतलब सिर्फ एडमिशन तक ही सीमित हैं या और भी कुछ? नहीं, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तो है ही, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक। लेकिन इसमें गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा पर भी उतना ही जोर है। अच्छा, गुणवत्ता और समानता पर भी? जी, इसका मतलब है कि बच्चे की सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे आय, जाति, धर्म, लिंग, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये कानून राज्यों और स्थानीय निकायों को, मतलब लोकल बॉडीज को, कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराता है कि वो बच्चों की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करें। बिल्कुल। और मुफ्त का मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफी नहीं है, बल्कि ऐसी कोई भी फीस या खर्च नहीं लिया जाएगा जो बच्चे को स्कूल आने या पढ़ाई पूरी करने से रोके। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। अच्छा, अब जरा उन खास प्रावधानों पर आते हैं, मतलब जो परीक्षा के लिहाज से जानना बहुत जरूरी है। जी जरूर। देखिए, सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है वो है धारा 12(1)(c। हाँ, वो 25% वाला। जी वही, कि जो निजी स्कूल हैं, गैर सहायता प्राप्त वाले प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, उन्हें अपने एंट्री लेवल क्लास में, मतलब पहली कक्षा या जो भी हो, उसमें 25% सीटें रखनी होंगी EWS और वंचित समूहों के लिए। समूह है उनके बच्चों के लिए, और उनको मुफ्त शिक्षा देनी होगी। इसमें वैसे लागू करने में कई पेचीदगियां हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, वो तो है। अच्छा, और ये जो एडमिशन में शिकायतें आती हैं, डोनेशन वगैरह की, बच्चों का इंटरव्यू लेने की, हाँ, तो उसके लिए धारा 13 है। हाँ, वो साफ कहती है कि कोई स्कूल एडमिशन के टाइम पर कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता। और वो इंटरव्यू या टेस्ट वो भी नहीं। हाँ। ना बच्चों का ना पेरेंट्स का कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं हो सकती। और अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो जुर्माना भी लग सकता है उन पर। ठीक है। और उन बच्चों का क्या जो कभी स्कूल गई नहीं, या मान लीजिए बीच में पढ़ाई छोड़ दी? उनके लिए धारा 4 है। अगर कोई बच्चा 6 साल से बड़ा है और स्कूल नहीं गया या पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, हाँ, तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से सही कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। उम्र के हिसाब से? मतलब अगर 10 साल का है तो, हाँ, मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है तो उसे सीधे कक्षा 4 या 5 में एडमिशन मिल सकता है। और ऐसे बच्चों को बाकियों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण, मतलब स्पेशल ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान है। अच्छा, एक नीति जिसकी काफी चर्चा और आलोचना भी हुई, वो नो डिटेंशन पॉलिसी। हाँ, वो है धारा 16। ये कहती थी कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 8 तक पूरी होने तक किसी बच्चे को उसी कक्षा में फेल करके रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। इसका मकसद तो था कि बच्चों पर परीक्षा का दबाव कम हो और ड्रॉप आउट रुके। लेकिन इसके असर पर काफी बहस हुई, उस पर हम आगे आएंगे। जरूर। अच्छा, क्या निजी स्कूलों को चलाने के लिए भी कोई नियम तय किए गए हैं? बिल्कुल, धारा 18 और 19 है इसके लिए।
इनके मुताबिक कोई भी निजी स्कूल बिना सरकार से मान्यता प्राप्त किए और जो निर्धारित मापदंड हैं, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, उनको पूरा किए बिना नहीं चल सकता। और जो पहले से चल रहे थे? हाँ, जो स्कूल कानून लागू होने से पहले से चल रहे थे, उन्हें भी एक तय समय के अंदर ये सारे मानक पूरे करने थे। ये मानक एक्ट की अनुसूची यानी शेड्यूल में दिए गए हैं। अच्छा, और शिक्षकों की योग्यता, उसके बारे में भी कुछ है? हाँ, वो धारा 23 है। इसमें कहा गया है कि केवल निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले ही शिक्षक बन सकते हैं। ये योग्यता कौन तय करता है? ये योग्यताएं केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्था जैसे कि NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो तय करती है। और इसमें अक्सर TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना शामिल होता है। हाँ, TET तो काफी कॉमन है। जी, और जो मौजूदा शिक्षक थे उस समय, उन्हें भी तय समय में ये योग्यताएं हासिल करनी थी। ठीक है। स्कूल के कामकाज में स्थानीय लोगों की, मतलब पेरेंट्स वगैरह की, क्या भूमिका तय की गई? उसके लिए धारा 21 है। इसके तहत जितने भी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उनमें स्कूल प्रबंधन समिति यानी SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बनाना अनिवार्य है। अच्छा, SMC। हाँ, और इसमें कम से कम 3/4 यानी 75% सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। काफी बड़ा हिस्सा पेरेंट्स का। जी, SMC का काम है स्कूल के कामकाज पर नजर रखना, स्कूल विकास योजना बनाना और जो सरकारी ग्रांट्स आती हैं उनके इस्तेमाल की निगरानी करना। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ सरकारी और एडेड स्कूलों के लिए? जी हाँ। और वो मानक क्या है जो आपने कहा अनुसूची में दिए गए हैं? थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, अनुसूची में कई मानक हैं, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग हर मौसम के लायक हो, रैंप की सुविधा हो, लड़के लड़कियां दोनों के लिए अलग टॉयलेट हो, पीने का साफ पानी हो। फिर है शिक्षक छात्र अनुपात, PTR। हाँ, PTR। प्राइमरी लेवल पर 31, मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर, और अपर प्राइमरी पर 1:35। फिर है न्यूनतम कार्य दिवस और शिक्षण घंटे। प्राइमरी के लिए साल में 200 दिन या 800 घंटे, और अपर प्राइमरी के लिए 220 दिन या 1000 घंटे। और लाइब्रेरी, खेल का सामान, ये सब बुनियादी सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये मतलब स्कूलों के लिए न्यूनतम जरूरतें तय करते हैं। समझ गया। ये तो हुए कानून के अहम पहलू। अब जरा देखते हैं कि इसके लागू होने के बाद जमीन पर क्या असर हुआ, क्या सफलता मिली, आंकड़े क्या बताते हैं? मुझे लगता है ये आंकड़े MCQ वगैरह के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ सकारात्मक बदलाव तो दिखे हैं। जैसे KPMG और CII की एक 2016 की रिपोर्ट है, वो बताती है कि प्राथमिक शिक्षा में नेट एनरोलमेंट दर, मतलब NER, वो सुधरी। अच्छा। और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में भी काफी प्रगति हुई। कोई खास आंकड़े बता सकती हैं इस बारे में? हाँ, जैसे उसी KPMG रिपोर्ट के मुताबिक 2009-10 में करीब 59% स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट्स थे। सिर्फ 59%? हाँ, लेकिन 2013-14 तक ये बढ़कर 85% हो गए। तो ये तो काफी अच्छा सुधार है। हाँ, ये तो है। इसी तरह PTR यानी शिक्षक छात्र अनुपात का जो नियम है, उसको पूरा न करने वाले प्राथमिक स्कूल पहले 46% थे, वो घटकर 33% रह गए। हालांकि देखिए, 33% भी एक बड़ा आंकड़ा है, मतलब तब भी 1/3 स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं थे। सही बात है, सुधार तो है, पर गैप अभी भी बड़ा है। अच्छा, और पीने का पानी, रैंप जैसी सुविधाओं में? हाँ, उसमें भी सुधार हुआ। MHRD, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, उसकी 2014-15 की रिपोर्ट और एसर 2014 के आंकड़े भी ये दिखाते हैं। पीने के पानी की सुविधा लगभग 95% स्कूलों तक पहुंच गई। रैंप वाले स्कूल 47% से बढ़कर 82% हो गए। ये तो काफी बड़ा जंप है। जी, और इस्तेमाल करने लायक टॉयलेट, खासकर लड़कियों के लिए, ऐसे स्कूलों का प्रतिशत भी काफी बढ़ा। एसर ने पाया कि ग्रामीण सरकारी स्कूलों में 2010 से 2014 के बीच पीने के पानी की उपलब्धता 72.7% से 75.6% हुई, और लड़कियों के लिए इस्तेमाल लायक शौचालय 32.9% से बढ़कर 55.7% हो गए। अच्छा, और बच्चों के स्कूल आने पर यानी एनरोलमेंट पर क्या असर हुआ? स्कूल ना जाने वाले बच्चे, जिन्हें OSC कहते हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उनकी संख्या कम हुई। KPMG रिपोर्ट के अनुसार 6 से 13 साल के OSC 2009 में करीब 80 लाख थे।
वो 2014 में घटकर करीब 60 लाख रह गए। फिर भी 60 लाख बच्चे बाहर थे। हाँ, संख्या अभी भी बड़ी थी, लेकिन कमी आई थी। और एसर 2014 ने तो ये भी बताया कि 6 से 14 आयु वर्ग में नामांकन दर लगातार कई सालों तक 96% से ऊपर बनी रही। ये पहुंच के लिहाज से तो एक बड़ी उपलब्धि है। 96% तो बहुत ज्यादा है। जी, पर एक और दिलचस्प बात सामने आई। इसी दौरान निजी स्कूलों में नामांकन 2010 के 23.7% से बढ़कर 2014 में 30.8% हो गया। अच्छा, यानी सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ी, लेकिन रुझान निजी स्कूलों की तरफ भी बढ़ा। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक रुझान था। शायद ये गुणवत्ता की तलाश का संकेत हो सकता है। लोग शायद बेहतर पढ़ाई के लिए निजी स्कूलों की तरफ जा रहे थे। संभव है। एक और सकारात्मक पहलू ये था कि स्कूल से बाहर रहने वाली 11-14 साल की लड़कियों का प्रतिशत भी कम हुआ। जैसे बिहार जैसे राज्य में ये 2006 में 17.6% था, जो 2014 में घटकर 5.7% रह गया। ये तो काफी अच्छा सुधार है। जी, तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि पहुंच और बुनियादी ढांचे में तो सुधार हुआ है, लेकिन असली तस्वीर शायद तब सामने आती है जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं, है ना? यहाँ मामला शायद थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बच्चों ने असल में सीखा कितना? बिल्कुल सही कहा आपने। यही आरटीई की सबसे बड़ी चुनौती और कह सकते हैं चिंता का विषय बनकर उभरा। ऐसा लगने लगा कि नामांकन बढ़ाने और बिल्डिंग बनाने पर इतना ध्यान दिया गया कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो कहीं पीछे छूट गई। और एसर 2014 के जो आंकड़े हैं वो इस चिंता को काफी पुख्ता करते हैं। और मैं फिर कहूंगी, ये आंकड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, ये लर्निंग आउटकम वाले आंकड़े क्या थे वो? क्या वाकई चिंताजनक थे? आंकड़े सच में चौंकाने वाले थे। आप सोचिए, कक्षा 5 के लगभग आधे बच्चे, 50% बच्चे कक्षा 2 की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं? जी, और कक्षा 3 के करीब 75% बच्चे कक्षा 2 की किताब पढ़ने में असमर्थ थे। हाँ। गणित में हालत और भी खराब थी। कक्षा 5 के लगभग 74% बच्चे भाग मतलब डिवीजन के आसान सवाल नहीं कर पा रहे थे। भाग नहीं कर पा रहे थे। हाँ, और कक्षा 3 के करीब 75% बच्चे 2 अंकों का घटाव तक नहीं कर पाते थे। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। मतलब बच्चे स्कूल में साल दर साल आगे तो बढ़ रहे थे, पर वो बुनियादी पढ़ना लिखना और हिसाब किताब भी नहीं सीख पा रहे थे। बिल्कुल। तो इस गुणवत्ता में इतनी भारी कमी के क्या कारण सामने आए? क्या वजह बताई गई? कई कारण बताए गए। एक बड़ा कारण तो वो नो डिटेंशन नीति को ही माना गया, मतलब धारा 16। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, उसका उद्देश्य तो अच्छा था, ड्रॉप आउट रोकना। लेकिन आलोचकों का कहना था कि इससे बच्चों और शिक्षकों दोनों में सीखने सिखाने को लेकर गंभीरता कम हो गई। मतलब जब फेल होने का डर ही नहीं रहा तो हाँ, तो पढ़ने की प्रेरणा कम हुई और शिक्षकों की जवाबदेही भी कहीं ना कहीं घटी, ऐसा माना गया। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने तो बाद में इस नीति में बदलाव भी किए थे। अच्छा, शिक्षकों की कमी और उनकी योग्यता का मुद्दा भी तो रहा होगा। हाँ बिल्कुल। प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या रही है। शिक्षकों की संख्या भले ही बड़ी हो, पर उनकी गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठे। कई जगह पैरा टीचर्स रखे गए जिनका प्रशिक्षण शायद उतना अच्छा ना हो। फिर वो टेट परीक्षा, उस पर भी सवाल उठे कि वो रटने पर ज्यादा जोर देती है, पढ़ाने के कौशल पर कम। अच्छा, इसके अलावा शिक्षकों का स्कूलों से गायब रहना, एब्सेंटिज्म, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा। कुछ सर्वे में तो 25% तक शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। 25%? जी, और फिर उन्हें जनगणना, चुनाव जैसे गैर शिक्षण कामों में लगाना, इससे भी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। सही बात है। अच्छा, वो मूल्यांकन का तरीका बदला था, CCE, क्या वो भी ठीक से लागू नहीं हो पाया? हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE, ये धारा 29 के तहत था। विचार तो बहुत अच्छा था कि रटने की बजाय बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का मूल्यांकन हो, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए शिक्षकों को जिस गहन ट्रेनिंग की जरूरत थी वो अक्सर नहीं मिली। और सच कहें तो भारत की बड़ी बड़ी कक्षाओं में हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर लगातार मूल्यांकन करना वैसे भी बहुत मुश्किल काम था। हाँ, वो तो है। 40-50 बच्चों की क्लास में कैसे होगा ये सब? बिल्कुल। अच्छा, और वो जो निजी स्कूलों में 25% EWS आरक्षण वाला प्रावधान था, उसे लागू करने में क्या दिक्कतें आई? वो तो काफी महत्वाकांक्षी था। हाँ, धारा 12(1)(c) का कार्यान्वयन वो बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ।
कई स्तर पर समस्याएं थीं। जैसे कि एक तो राज्यों में EWSP परिभाषा, आय सीमा, ये सब अलग अलग थी। इससे काफी भ्रम पैदा हुआ। अच्छा। फिर ये साफ नहीं था कि पात्र बच्चों की पहचान और उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा। कहीं कोई एजेंसी थी, कहीं कोई और। फिर EWS बच्चों को निजी स्कूल में क्या-क्या मुफ्त मिलेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस या किताबें, यूनिफॉर्म भी, इसमें भी राज्यों में एक रूपता नहीं थी। तो काफी कंफ्यूजन था। जी, और सबसे बड़ी बात, सीटें भरने में भारी असमानता दिखी। जैसे अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव्स का डेटा बताता है कि जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने 50% से ज्यादा सीटें भरी, वहीं उड़ीसा में FY 13-14 में सिर्फ 2% सीटें भरी। वाओ। उत्तर प्रदेश में 4%। सिर्फ 2%। इतना कम। हाँ। इसके कारण भी कई थे। अभिभावकों में जागरूकता की कमी थी, फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आए, और स्कूलों को सरकार से जो मुआवजा मिलना था, रीइंबर्समेंट, वो पैसा समय पर और पर्याप्त नहीं मिलता था। हाँ, स्कूलों की ये शिकायत तो थी। नहीं, जैसे जो EWS कोटे से बच्चे आते थे, उनमें कभी कभी हीन भावना देखी गई, या वो थोड़ा अलग थलग महसूस करते थे। अच्छा। अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के बीच खुलने मिलने में भी मुश्किलें आने की बात थी। और कुछ जगह स्कूलों को स्थानीय दबंगों या असामाजिक तत्वों की परेशानी का भी सामना करना पड़ा। ओह, ये भी एक पहलू है। बजट की कमी भी तो एक मुद्दा रही होगी। निश्चित रूप से बजटीय बाधाएं भी थीं। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, जो RTE को लागू करने का मुख्य जरिया था, उसका बजट बीच में कम भी हुआ था। और चिंता की बात ये थी कि गुणवत्ता सुधार के लिए जो पैसा आवंटित होता था, उसका पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार FY 13-14 में गुणवत्ता के लिए स्वीकृत बजट का सिर्फ 8% ही खर्च हो पाया था। सिर्फ 8%? ये तो बहुत कम है। जी। क्या कोई और मुख्य चुनौतियां भी थीं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? हाँ, संक्षेप में कुछ और बातें भी हैं। जैसे वो जो आयु आधारित प्रवेश था, धारा 4, उससे कक्षा में बच्चों के सीखने के स्तर में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता था। किसी बच्चे को बहुत कुछ आता था, किसी को अक्षर ज्ञान भी नहीं। इससे शिक्षकों के लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता था। हाँ, ये तो हो गई। फिर वो स्कूल प्रबंधन समितियां, SMCs, वो कई जगह सिर्फ कागजों पर ही थीं। खासकर गरीब और वंचित वर्ग के जो अभिभावक थे, उनकी भागीदारी बहुत कम थी। और एक अहम बात, शिक्षण का पेशा, टीचिंग प्रोफेशन, कम वेतन, सुविधाओं की कमी, गैर शिक्षण कार्य का बोझ और सम्मान की कमी के कारण प्रतिभाशाली युवाओं के लिए आकर्षक नहीं रह गया था। ये भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों को, चाहे वो सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त, उन्हें 25% आरक्षण धारा 12(1)(c) से छूट दे दी थी। हाँ, ये फैसला आया था। तो आलोचकों का कहना था कि इससे समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य था, वो कुछ हद तक कमजोर हुआ, क्योंकि कई अल्पसंख्यक स्कूल मुख्य धारा के हैं और उनमें सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तो चुनौतियों की एक काफी लंबी फहरिस्त हो गई। क्या सभी राज्यों में तस्वीर एक जैसी ही थी या काफी फर्क था? नहीं, राज्यों में काफी भिन्नताएं थीं, बहुत फर्क था। जैसा हमने पहले देखा, EWS सीटें भरने में राजस्थान आगे था, तो उड़ीसा और यूपी बहुत पीछे। हाँ। स्कूल न जाने वाले बच्चों का राष्ट्रीय औसत भले ही कम हुआ हो, पर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा थी जो स्कूल में नाम लिखाने के बाद भी नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते थे। मतलब एनरोल थे पर अटेंड नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये भी एक दिक्कत थी। और सीखने के स्तर में राज्यों के बीच क्या अंतर दिखा? यहाँ एक बहुत दिलचस्प, कह सकते हैं, विरोधाभास देखने को मिला। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ था शैक्षिक विकास सूचकांक, EDI, एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे न्यूपा और MHRD तैयार करते थे। ये कई मानकों पर आधारित था, पहुंच, ढांचा, शिक्षक वगैरह। ठीक है। दूसरी तरफ था राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये सीधे बच्चों के सीखने के स्तर को मापता था, जैसे भाषा, गणित में उन्होंने कितना सीखा। हाँ, NAS तो लर्निंग आउटकम देखता है। जी। तो इन दोनों में कई बार तालमेल नहीं दिखा। मतलब? उदाहरण के लिए, केरल सीखने के स्तर यानी NAS में अव्वल था, पर EDI रैंकिंग में काफी पीछे, शायद 14वें स्थान पर था। वहीं पश्चिम बंगाल NAS में अच्छा था, 7वें स्थान पर EDI में बहुत नीचे, 31वें स्थान पर। अरे,
ये तो अजीब है। हाँ, इससे ये संकेत मिला कि कुछ राज्य शायद सिर्फ आरटीई के नियमों को, जैसे बिल्डिंग बना दी, पीटीआर ठीक कर दिया, इनको कागजों पर पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, असली पढ़ाई की गुणवत्ता पर उतना नहीं। मतलब अनुपालन पर फोकस ज्यादा था, असल नतीजे पर कम। कुछ ऐसा ही लगता है। कोई राज्य विशिष्ट उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये अंतर और स्पष्ट हो जाए? हाँ, जैसे हमने राजस्थान की बात की, वो ईडब्ल्यूएस कोटा भरने में तो अच्छा था, पर वहां नो डिटेंशन का काफी विरोध हुआ अभिभावकों द्वारा। तमिलनाडु ने दावा किया कि उन्होंने आरटीई के तहत सबसे ज्यादा बच्चों को भर्ती किया, पर वहां भी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कम थी और कई सरकारी स्कूल मानकों पर खरे न उतरने के कारण बंद होने के कगार पर थे। अच्छा। और उड़ीसा की हालत तो 2015 में बहुत ही चिंताजनक बताई गई थी। केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार वहां 92% स्कूल मानकों पर खरे नहीं थे, लाखों बच्चे स्कूल से बाहर थे, बुनियादी ढांचे की भारी कमी थी। सोचिए, 82% स्कूलों में बिजली नहीं थी, टॉयलेट, रैंप, चार दीवारी, इन सब की भारी कमी थी और शिकायत निवारण व्यवस्था भी लगभग ठप थी। बाप रे, 92% स्कूल मानकों पर खरे नहीं, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। जी, उस समय की रिपोर्ट तो यही बताती थी। तो साफ है कि अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं। क्या दुनिया के दूसरे देशों के अनुभवों से भारत कुछ सीख सकता है या कुछ सीखा है? बिल्कुल। देखिए, उदाहरण के लिए अमेरिका का नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट NCLB था, जो अब तो बदल गया है, लेकिन उसने स्कूलों को परिणामों के लिए बहुत जवाबदेह बनाया था, खासकर गणित और पढ़ने के नतीजों के लिए। हाँ, NCLB काफी चर्चा में था। जी, और खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था, जैसे स्टाफ बदलना, स्कूल का पुनर्गठन करना। इससे कम से कम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का एक सबक मिलता है। सही है। और पड़ोसी देशों में? हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। उसने सरकारी प्रयासों से, जैसे वजीफा देना, फीस माफ करना और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्राथमिक शिक्षा विकास कार्यक्रम PEDP चलाया। इसके जरिए उन्होंने स्कूल नामांकन और लड़के लड़कियों की बराबरी, मतलब जेंडर पैरिटी में काफी तरक्की की है। अच्छा। हालांकि वहां भी गुणवत्ता और मूल्यांकन की चुनौतियां तो हैं, पर इससे ये पता चलता है कि लक्षित सरकारी हस्तक्षेप कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन सब विश्लेषणों का, इन चुनौतियों का, इन अनुभवों का निचोड़ क्या निकलता है? इनसे निपटने के लिए स्रोतों में क्या सिफारिशें दी गई हैं, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं और ये मुख्यतः गुणवत्ता, जवाबदेही और बेहतर कार्यान्वयन पर ही जोर देते हैं। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये सुझाव भी काफी उपयोगी हो सकते हैं। क्या है वो मुख्य सुझाव? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान। अब फोकस सिर्फ नामांकन पर नहीं, बल्कि सीखने के परिणामों, मतलब लर्निंग आउटकम्स पर होना चाहिए। हाँ, ये तो बार बार आ रहा है। जी, मूल्यांकन रटने की बजाय समझ पर आधारित हो। NCERT ने जो सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स तय किए हैं, उन्हें वाकई स्कूलों में लागू करना होगा और शायद मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग MLL तय करने होंगे कि भाई इस कक्षा तक बच्चे को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। ये MLA वाला आइडिया अच्छा है। दूसरा, वो नो डिटेंशन नीति पर पुनर्विचार करने का सुझाव है। या तो इसे खत्म किया जाए या इसमें ऐसा संशोधन हो जिससे सीखने के प्रति गंभीरता और जवाबदेही वापस आए। तीसरा है शिक्षक। गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाने होंगे। TET को सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि पढ़ाने का कौशल भी परखना चाहिए। शिक्षकों की जवाबदेही तय करनी होगी, शायद प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करके, परफॉर्मेंस बेस्ड। हाँ, और उन्हें बेहतर वेतन, सुविधाएं और सम्मान देकर इस पेशे को आकर्षक बनाना होगा। और सबसे जरूरी, उन्हें गैर शिक्षण कामों से बिल्कुल मुक्त करना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। चौथा, EWS आरक्षण का बेहतर कार्यान्वयन। राज्यों को आय सीमा और नियम स्पष्ट और एक समान बनाने होंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों को रोकना होगा। स्कूलों को समय पर और वास्तविक लागत के आधार पर पैसा मिलना चाहिए। पारदर्शिता बढ़ानी होगी। ठीक है। और उन्हें सीधे बंद करने की बजाय उन्हें मानकों तक लाने में मदद करने के रास्ते खोजने होंगे, शायद CSR फंड से या सरकारी सहायता से। हाँ, बंद करना हल नहीं है। छठा, निगरानी और जवाबदेही। एक मजबूत और आसानी से सुलभ शिकायत निवारण प्रणाली बनानी होगी। स्कूलों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी हो और SMCs को सच में अधिकार देने होंगे, सिर्फ नाम के लिए नहीं। जैसे अमेरिका में NCLB में था, वैसी जवाबदेही तय करने वाले तंत्र मजबूत करने होंगे। और आखिर में
पैसा। हाँ, सातवां है वित्त। शिक्षा पर बजट बढ़ाना होगा और खास तौर पर गुणवत्ता सुधार के लिए जो पैसा आवंटित हो उसका पूरा और सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। वो 8% खर्च वाली बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। सही कहा। तो कुल मिला के देखें तो आरटीए एक्ट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत जरूरी कानून है। इसने स्कूल तक बच्चों की पहुंच बढ़ाने और स्कूलों का ढांचा सुधारने में अहम भूमिका निभाई है, इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ। लेकिन आंकड़े और विश्लेषण साफ दिखाते हैं कि असली मंजिल अभी दूर है। सिर्फ स्कूल में होना काफी नहीं है, सीखना जरूरी है। गुणवत्ता, समानता और जमीनी कार्यान्वयन के मोर्चे पर गंभीर चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। बच्चों का पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित ना सीख पाना, ये शायद सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल। कानून के जो नेक इरादे थे और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच जो फासला है, उसे पाटना ही अब सबसे बड़ी चुनौती है। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। हर बच्चे को वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए समाज, स्कूल, शिक्षक और अभिभावक सबको मिलकर काम करना होगा। ये सिर्फ स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, बल्कि ये सीखने का अधिकार होना चाहिए। सीखने का अधिकार, बहुत खूब कहा। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नीति और समाज पर गहराई से सोचते हैं। क्या सिर्फ कानून बना देने, नियम तय करने और आरक्षण लागू करने से शिक्षा में वास्तविक समानता और गुणवत्ता आ सकती है, या फिर हमें जड़ में जाकर सीखने सिखाने के तरीकों में, शिक्षकों की तैयारी और उनके सशक्तिकरण में और शायद समाज की सोच में भी गहरे बदलाव लाने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।